तो फ्रेंड्स आज हम सोरियासिस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सोरियासिस के लीजन को डिस्क्राइब करते हैं कि सोरियासिस के लीजन्स होते कैसे हैं। तो जो सोरियासिस के लीजन होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं और वो स्केली होते हैं, उसमें स्केल्स होते हैं, रेड स्केली, और उसमें पेप्यूल्स होता है और प्लेक्स होते हैं। सो ये पेप्यूल और प्लेक बेसिकली ये रेज्ड लीजन होते हैं स्किन के। सो अगर हम सोरियासिस के पेशेंट की स्किन को टच करेंगे तो हमें उनकी स्किन नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर फील होएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेप्यूल्स और प्लेक्स। जो पेप्यूल होता है वो लेस देन 5 mm का साइज होता है उसका, और वहीं जो प्लेक होता है उसका साइज मोर देन 5 mm होता है। सो सोरियासिस के जो लीजन होते हैं वो रेड होते हैं, स्केली होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पेप्यूल एंड प्लेक, और जो स्केल होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं। सो सिल्वरी स्केल होते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये देखो रेड कलर का है पूरा स्किन, और ये रहा स्केल इनके सिल्वर कलर के स्केल्स। सो रेड स्केली लीजन होते हैं और ये अबव द स्किन सरफेस होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पेप्यूल और प्लेक के फॉर्म में होते हैं। तो अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ये लीजन हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बारी। सो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये ज्यादातर हमें एक्सटेंसर सर्फेसिस पे मिलते हैं, एक्सटेंसर सर्फेसिस। सो बॉडी के जहां भी एक्सटेंसर सर्फेस होते हैं वहां पे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एल्बो हो गया, नी हो गया, हैंड्स हो गए, लंबोसैक्रल एरियाज हो गए, और पाम्स एंड सोल्स हो गए। जैसे कि डायग्राम में भी देख पा रहे हैं हम, ये एल्बो इन्वॉल्वमेंट है, ये ग्राइन एरिया इन्वॉल्वमेंट है, ये बैक इन्वॉल्व है, यहाँ पे स्कैल्प इन्वॉल्व है, स्कैल्प सोरियासिस। ये हमारा हैंड इन्वॉल्व है एक्सटेंसर सरफेस, ये नेल्स इन्वॉल्व है, इसको नेल सोरियासिस कहते हैं। ये ग्राइन एरिया फिर से इन्वॉल्व है, ये लंबोसैक्रल एरिया इन्वॉल्वमेंट है, ये हैंड्स और ये फीट्स। सो ये कॉमन साइट्स होते हैं जहाँ पे सोरियासिस के लीजन देखे जाते हैं। अब कुछ बात करते हैं कि कुछ फिनोमिना होते हैं जो सोरियासिस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑस्पिड साइन। तो क्या होता है, ये डायग्नोस्टिक साइन होता है सोरियासिस का, ऑस्पिड साइन। इसमें होता क्या है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये स्केल्स होते हैं यहाँ के, इसके स्केल्स, ये स्केल्स को जब हम हटाते हैं, स्केल्स को जैसे कि हटाते हैं, बाद में क्या होता है कि वहाँ पे छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स मिलते हैं, छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स मिलते हैं। और ये छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स जो मिलते हैं उसमें से ब्लड निकलता है, तो उसे हम ऑस्पिड साइन कहते हैं, जो कि डायग्नोस्टिक फीचर है इस कंडीशन का। सो एज वी रिमूव द स्केल्स ऑफ सोरियासिस, द ब्लीडिंग स्पॉट्स विच कम्स आउट एंड द ब्लड कम आउट फ्रॉम दैट इज द ऑस्पिड साइन विच इज डायग्नोस्टिक ऑफ सोरियासिस। ये डायग्नोस्टिक होता है। उसके बाद एक फिनोमिना होता है इसमें जिसे कहते हैं हम कोबिनर फिनोमिना, या फिर आइसोमॉर्फिक फिनोमिना भी कहते हैं, कोबिनर या फिर आइसोमॉर्फिक फिनोमिना। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता क्या है कि नॉर्मल स्किन, ये है नॉर्मल स्किन, सोरियाटिक लीजन है यहाँ पे, और ये रहा नॉर्मल स्किन, ये सोरियाटिक लीजन है। तो नॉर्मली ये पेशेंट जो होता है सोरियासिस की, अगर नॉर्मल स्किन पे स्क्रैच करते हैं तो वहाँ भी सोरियाटिक लीजन स्टार्ट हो जाता है। सो ये रहा नॉर्मल स्किन में जैसे स्क्रैच किया तो यहाँ पे लीजन स्टार्ट हो गया। तो इस फिनोमिना को कहते हैं कि ये कोबिनल फिनोमिना, दैट इज आइसोमॉर्फिक फिनोमिना। तो ये भी इस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि और कौन सी कंडीशन है जहाँ पे कोबिनल फिनोमिना मिलता है। तो यहाँ पे लिस्ट करते हैं हमको। एक तो हमारा सोरियासिस, सोरियासिस में तो मिलता ही है जो भी डिस्कस किया हमने। उसके बाद ये लाइकन प्लानस में भी मिलता है, लाइकन प्लानस। और एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल वार्ड्स, वायरल वार्ड्स, इसमें भी कोबिनल फिनोमिना मिलता है। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इनके जो लीजन होते हैं वो बहुत ही इची होते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, इची या फिर पोरोटिक लीजन होते हैं ये। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि ये जो सोरियासिस होता है ये यंग एडल्ट्स को इन्वॉल्व करता है ज़्यादातर। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें इसमें, ये यंग एडल्ट्स को इन्वॉल्वमेंट होती है ज़्यादातर सोरियासिस की, यंग एडल्ट्स। और बोथ सेक्स जो होते हैं वो इक्वली अफेक्टेड होते हैं, बोथ सेक्स इक्वली अफेक्टेड होते हैं। और इसका जो कोर्स होता है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बीमारी कैसी होगी, अनप्रडिक्टेबल कोर्स होता है, अनप्रडिक्टेबल कोर्स होता है, जिसमें कभी रिलैप्स हो जाता है और कभी पेशेंट ठीक हो जाता है, रेमिशन हो जाता है। सो इसमें रिलैप्स और रेमिशन होते रहता है। सो कोर्स इसका अनप्रडिक्टेबल है और जिसमें रिलैप्स और रेमिशन होते रहते हैं। और इनकी कंडीशन जो होती है विंटर में वर्स हो जाती है, विंटर में ये लीजन्स वर्स हो जाते हैं। तो मरीज से पूछा जाए तो वो कहता है कि जैसे सर्दी आता है तो ये दिखने स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो ये विंटर में वर्स हो जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारी स्किन की लेयर होती है जिसे कहते हैं स्ट्रेटम बेजेले, स्ट्रेटम बेजेले, उसके सेल्स बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि उसकी एपिडर्मस की प्रोलिफरेशन हो जाती है उसकी वजह से, एपिडर्मल प्रोलिफरेशन, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन होती है सोरियासिस की। सो स्ट्रेटम बेजेले में सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से एपिडर्मल प्रोलिफरेशन होती है, उसकी वजह से स्किन लीजन्स आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई सोरियासिस का पेशेंट आ रहा है तो उसमें एचआईवी टेस्टिंग हमने करानी होती है। सो सोरियासिस में भी द प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ एचआईवी। सो ये प्रेजेंटिंग साइन है एचआईवी में। सो प्रेजेंटिंग साइन हो सकता है एचआईवी इन्फेक्शन का। सो अगर पेशेंट आपके पास आया सोरियासिस लेके तो आप उसमें एचआईवी टेस्ट कराओगे, हो सकता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव हो। तो ये लीजन होते हैं जो सोरियासिस मिलते हैं। So we'll discuss the psoriatic arthropathy. So the joint involvements in psoriasis
it is seen only in 5 to 10% of the cases of patients who are having the psoriasis. They have the joint involvement also, only 5 to 10% of the cases. So what are the various types of psoriatic arthropathy? We have the 5 types of joint involvement in the patient of psoriasis. There are 5 types of psoriatic arthritis. The most common being the asymmetric psoriatic arthritis, and it affects about 40% of the patients. So 40% of the patients having the asymmetrical psoriatic arthropathy, that is only one side of the body is involved, or one side of the joint is involved, like this is shown in the diagram, and one side of the body is subdued and one side is involved. So it is asymmetric psoriatic arthropathy, and it only causes the milder pain, and this asymmetry can convert into the symmetric psoriatic arthritis. So this is one type, that is the asymmetric psoriatic arthritis. And then we have the another, that is the symmetric arthritis, and it involves in 25% of the patients of psoriasis suffer from symmetric psoriatic arthritis, in which both the sides of the bodies are involved, both the hands are involved, and it affects both sides of the body and causes very severe pain, and it often occurs after the asymmetric psoriatic arthritis. So asymmetry will convert into the symmetric arthritis. So this is the symmetric psoriatic arthritis. And the most characteristic is the distal interphalangeal. It is the most characteristic distal interphalangeal predominant psoriatic arthritis. Here the only distal interphalangeal joints are involved as shown in the diagram. So distal interphalangeal psoriatic arthritis, and it affects about 15% of patients who are having this psoriasis will have this characteristic distal interphalangeal psoriatic arthritis. Then another arthritis is the spondylitis arthritis. Here the back is involved, and it is seen in 15% of the patient of psoriasis will have the spondylitis arthritis. Here the inflammation primarily targets the spinal column, and which results in painful stiffness in the neck and lower back, and sometimes the sacroiliac region is also involved. Then we have the arthritis mutilans, and it is rarest form, and it affects only 5% of the patient of psoriasis will have the arthritis mutilans, and it is the rarest and most severe form, and it affects less than 5% of the patient, and it can lead to the severe deformities of the hand and feet, and if it is not properly treated, the deformities can occur in both hands and feet. So these are the types of psoriatic arthritis. Now we'll see what are the types of psoriasis. So here we can see the types of psoriasis. We have the plaque psoriasis, then we have the guttate psoriasis, then we have the pustular psoriasis, then we have the scalp psoriasis, then we have the nail psoriasis, and then we have the psoriatic erythroderma. So in nail psoriasis, in plaque psoriasis, you will find it is the commonest type, and here we will find the coin-shaped or nummular lesion. Coin-shaped lesions, or we also call it as the nummular lesions. Nummular lesions. So it is the commonest variety, that is the plaque psoriasis. Then we have the guttate psoriasis. Here we will find the raindrop pigments on the skin surface, as we can see here. This is the guttate psoriasis. Then in the psoriatic lesion we will find the pus, and it usually seen in the palms and soles. So this is the pustular psoriasis seen in the palms and soles. Here the pus is found in the lesions. Then we have the scalp psoriasis, where the scalp is involved, and the scalp psoriasis does not lead to alopecia. So alopecia does not occur in scalp psoriasis. So alopecia usually does not occur. Then we have the nail psoriasis, and then we have the psoriatic erythroderma. So psoriatic erythroderma will lead to the exfoliative dermatitis, and it is very fatal, and it is fatal. So exfoliative dermatitis is very fatal condition. Then we have the other types of psoriatic lesions, like we have the nail psoriasis. It's a big topic in itself. Then we have other types of psoriasis, like we have this genital psoriasis. Genital psoriasis, where the penis and the vulva is affected. Penis and the vulvas are affected, that is the genital psoriasis. Then we have the flexural psoriasis. Flexural psoriasis. Flexural psoriasis is also called as the intertriginous psoriasis. Intertriginous psoriasis. And in flexural psoriasis, the flexure sites are involved. The flexures are involved. Normal psoriasis, the extensor surfaces are involved, but if the opposite occurs, that is the flexure is involved, then it is the flexural or intertriginous psoriasis. Then we have one more psoriasis, that is the rheumatoid psoriasis. What is rheumatoid psoriasis? Rheumatoid psoriasis. In rheumatoid psoriasis, the lesions are very hyperkeratotic. Here the lesions are hyperkeratotic and cone shaped. So hyperkeratotic and cone shaped lesion is rheumatoid psoriasis. Rheumatoid psoriasis. Then we have the one more psoriasis, that is the generalized pustular psoriasis. Generalized pustular psoriasis. Generalized pustular psoriasis. And it is very rare, but it is very serious. It is rare and it is serious condition, and it is also known as von Gumbusch psoriasis. Von Gumbusch psoriasis. Then we have one more psoriasis, that is the inverse psoriasis. So what happens in inverse psoriasis? The skin folds are involved. What is inverse psoriasis? In inverse psoriasis, the lesion is seen in the skin folds. Here the skin folds are involved, that is the inverse psoriasis.
So these are the various clinical forms of psoriasis. Then lastly, I will like to discuss here what are the conditions where you will get the exfoliative dermatitis. Exfoliative dermatitis. So you should be knowing what are the conditions where you will find the exfoliative dermatitis. So as we discussed, we can see it in erythrodermic form of the psoriasis. So you can see it in psoriasis itself. Then you can see it in contact dermatitis, atopic dermatitis also. Then you can also see it in pityriasis rubra pilaris. Pityriasis rubra pilaris. Then there are certain other conditions like we have the drugs can cause like dapsone and sulfonamides. Dapsone and sulfonamides can also cause. Then some systemic illness like lymphomas, like we can have the lymphomas. Lymphomas can cause. Then carcinomas, multiple myeloma, and HIV infection, where you will get the exfoliative dermatitis. So this is all for today. So friends, आज हम नेल सोरियासिस की बात करते हैं. सो नेल सोरियासिस अगर किसी पेशेंट के सोरियासिस के पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो वो पेशेंट चांसेस है कि वो सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी से भी सफर कर रहा होगा. सो नेल सोरियासिस अगर मिल रहा है तो सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी भी उसको हो रही होगी. सो डिजीज जो नेल सोरियासिस अगर किसी को हो रहा है तो डिजीज इसका मतलब वेरी सीवियर डिजीज है. सो यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या नेल के फीचर्स मिलते हैं. नेल सोरियासिस ये नॉर्मल नेल है, दिस इज नॉर्मल, और ये है पिटिंग ऑफ द नेल. इसमें स्मॉल स्मॉल डिप्रेशन मिलती है हमें नेल प्लेट में एंड इट इज कॉल्ड द पिटिंग ऑफ द नेल. यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, पिटिंग ऑफ द नेल और कौन कौन सी कंडीशन में मिलता है. सोरियासिस में तो मिलता ही है, इसके अलावा एक्जिमा में मिलता है, एक्जिमा में मिलता है, और एलोपेशिया एरियाटा एक कंडीशन होती है उसमें भी मिलता है, उसमें भी मिलता है नेल सोरियासिस, सॉरी पिटिंग ऑफ द नेल. इसके अलावा ऑन्कोलिसिस क्या होता है. ऑन्कोलिसिस में होता क्या है कि जो नेल प्लेट होती है वो नेल बेड से सेपरेट हो जाती है, उसे कहते हैं हम ऑन्कोलिसिस. इसके अलावा एक टर्म और होती है जिसे कहते हैं हम सब अंगल हाइपरकेराटोसिस. सब अंगल हाइपरकेराटोसिस इसमें क्या होता है कि जो नेल प्लेट के नीचे का एरिया होता है स्किन का वो थिकन हो जाता है, दैट इज सब अंगल हाइपरकेराटोसिस. इसके बाद कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन मिलती है नेल प्लेट में, उसे कहते हैं रिजिंग. इसके अलावा नेल प्लेट कभी कभी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल डिस्टॉर्टेड बन जाती है, डिफॉर्मिटी आ जाती है जिसे क्रम्बलिंग कहते हैं. और कभी कभी नेल के चेंजेस होती है कलर में, कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है नेल सोरियासिस में. तो ये कुछ मैनिफेस्टेशन होती है जो हमें नेल सोरियासिस में देखने को मिलती है. इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये एक डायग्राम है जिसमें नेल सोरियासिस दिखाया गया है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब भी सोरियासिस नेल का होता है तो डिजीज सवियर हो जाती है. जैसे कि हमने देखा स्मॉल डिप्रेशन जिसे पिटिंग कहते हैं, ये व्हाइट कलर का पैच है नेल प्लेट में, जिसे ल्यूकोनिकिया. यहाँ पे नेल पूरा डिस्टॉर्टेड हो गया है जिसे क्रम्बलिंग कहा जाता है, और यहाँ टिश्यू की ग्रोथ हो गई है बहुत ज़्यादा, दैट इज सबअंगल हाइपरकेराटोसिस. यहाँ पे नेल प्लेट नेल बेड से सेपरेट हो रही है, ऑन्कोलिसिस. यहाँ पे छोटे छोटे ब्लीडिंग्स आ रहे हैं, दैट इज स्प्लिंटर हेमरेज इन केस ऑफ नेल सोरियासिस. यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स फॉर सोरियासिस जिसकी वजह से सोरियासिस बिगड़ जाता है, वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जैसे एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया. इन सब में नेल सोरियासिस की तीव्रता बढ़ जाती है. इसके साथ साथ विंटर में भी नेल सोरियासिस काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है. इसके अलावा और कंडीशन होती है जैसे कि ड्रग्स कर सकते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, इसके बाद अल्कोहल और एंटी मलेरियल्स. सो अगर कोई पेशेंट इन ड्रग्स पे है, एंटी मलेरियल पे है, एस इनहिबिटर या अल्कोहल पे है, तो उसकी वजह से सोरियासिस और भी ज़्यादा खराब हो सकता है. इसके अलावा और इन्फेक्शन होती है जैसे कि बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोका अगर इन्फेक्शन करता है तो सोरियासिस की कंडीशन और खराब हो जाती है. इसके साथ साथ सनबर्न और मैकेनिकल इंजरी, सनबर्न एंड मैकेनिकल इंजरीज, ये इंजरीज की वजह से भी सोरियासिस बिगड़ जाता है. अब हम कुछ स्किन लीजन्स की बात करते हैं. क्या क्या स्किन लीजन्स होते हैं बॉडी में उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्यूल क्या होता है. मैक्यूल और पैच क्या होता है. मैक्यूल और पैच ये दोनों एक ऐसे स्किन लीजन है जो ना तो स्किन के ऊपर होते हैं ना तो स्किन के नीचे होते हैं, ये बिल्कुल स्किन के साथ होते हैं, फ्लैट लीजन होते हैं. और ये स्किन का कलर डिस्कलरेशन होता है, ओनली स्किन का कलर डिस्कलर स्किन मिलती है हमें. और मैक्यूल का साइज होता है 1 सेंटीमीटर से कम और पैच का साइज होता है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा. सो अगर किसी को 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्किन डिस्कलर्ड मिल रही है तो वो पैच हो गया, और 1 सेंटीमीटर से कम स्किन डिस्कलर्ड मिलती है तो वो मैक्यूल हो गया. एक टर्म होती है जिसे कहते हैं पैप्यूल वर्सेस प्लेक. ये स्किन के ऊपर होते हैं, ये स्किन के नीचे थे, और ये पैप्यूल और प्लेक जो होते हैं स्किन के ऊपर होते हैं ये लीजन्स. और साइज अगर पैप्यूल है और इनका सम होगा, और वहीं प्लेक है तो 5 mm से ज़्यादा होगा साइज. वैसे ही एक टर्म और होती है जिसे कहते हैं हम वेजाइकल वर्सेस बुल्ला. इन दोनों में फ्लूइड रहता है, पानी रहता है, और जो वेजाइकल होता है उसका साइज छोटा होता है, छोटा 5 mm से कम, और वही बुल्ला होता है वो 5 mm से ज़्यादा होता है फ्लूइड लीजन के अंदर, 5 mm से ज़्यादा. वैसे एक टर्म और है जिसे कहते हैं नोड्यूल. नोड्यूल एक सॉलिड लीजन रहता है, सॉलिड एलिवेशन रहती है स्किन के ऊपर. नोड्यूल जो होती है सॉलिड एलिवेशन रहती है स्किन के ऊपर, और ये 5 mm से बड़ा होता है, और ये सॉलिड होता है, इसमें फ्लूइड नहीं होता, ये 5 mm से बड़ा होता है, तो ये हो गया नोड्यूल. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोरियासिस के पेशेंट का जब हम स्किन बायोप्सी लेते हैं तो उसका हिस्टोलॉजी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं. तो आज हिस्टोलॉजी की बात करेंगे हम सोरियासिस की. तो सबसे पहले ऊपर जो होता है वो हमें सिल्वर कलर के स्केल्स मिलेंगे, जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये सिल्वर कलर के स्केल्स हैं जो इसकी स्किन में मिलते हैं. दूसरा जो इसका बेस होता है लीजन का वो अरिथमेटस होता है, वो रेड कलर का होता है, अरिथमेटस बेस, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं. और साथ साथ में जो न्यूक्लियाई होते हैं स्ट्रेटम कार्नियम में नॉर्मली गायब हो जाते हैं, बट इसमें क्या होता है सोरियासिस में स्ट्रेटम कार्नियम जो स्किन की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो दिखते हैं हमें. यहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियाई दिखेंगे, और इस कंडीशन को कहते हैं हम पैरा केराटोसिस. तो ये भी एक अच्छा फीचर है सोरियासिस में हमें जो देखने को मिलता है, दिस इज पैरा केराटोसिस, पैरा केराटोसिस.
ये देखने को मिलता है हमें सोरियासिस के पेशेंट में। दूसरा है छोटी छोटी पस जो होती है इस स्ट्रेटम कॉर्नियम में, जो लेयर है यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं माइक्रो एब्सेसिस, और इसको कभी कभी मूनरोज माइक्रो एब्सेसिस भी कहते हैं, जो सोरियासिस में देखने को मिलती है। मूनरोज माइक्रो एब्सेसिस, छोटी छोटी पस फॉर्मेशन जो स्किन की लेयर्स में मिलती है। उसके बाद जो इनकी कैपिलरीज होती हैं, जैसे कि हम डर्मिस में देख पा रहे हैं, ये डायलेटेड कैपिलरीज हैं और साथ में काफ़ी टॉर्चुअस हैं। सो ये भी हमें देखने को मिलती है, डायलेटेड एंड टॉर्चुअस कैपिलरी वेसल्स। और चीज़ एक हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहती है डर्मिस में, तो बहुत सारे एक्सुडेट्स मिलेंगे आपको, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, तो ये होता है एडीमा एंड इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलती है जो डर्मिस में देखने को मिलती है। साथ में जो लैंगरहैंस सेल होते हैं उनका नंबर बढ़ जाता है, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं ये लैंगरहैंस सेल है 1 2 3 4, तो लैंगरहैंस सेल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं डर्मिस में। तो ये कुछ हिस्टोलॉजिकल फीचर्स होते हैं सोरियासिस के। अब देखते हैं कि सोरियासिस के पेशेंट में हम क्या क्या और टेस्ट करा सकते हैं। हिस्टोलॉजी तो हो गया एक चीज़, और क्या क्या टेस्ट करा के हम सोरियासिस के पेशेंट की डायग्नोसिस की तरफ हो सकता है। सो इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं अभी। तो सबसे पहले हमें अगर कोई इन्फेक्शन लग रहा है सोरियासिस के पेशेंट में, तो हम उसका हम टोटल ल्यूकोसाइड काउंट देख सकते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड काउंट देख सकते हैं, ब्लड में देखना है हमने, टू रूल आउट इन्फेक्शन, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो एक ये करा सकते हैं ब्लड टेस्ट, टीएलसी करा के, डीएलसी करा के हम इन्फेक्शन देख सकते हैं। दूसरा कि जैसे हमने ऊपर देखा, हम स्किन की स्क्रैपिंग लेंगे, स्किन टिश्यू लेके या स्किन स्क्रैपिंग लेके, या फिर कभी कभी हम नेल का भी हम टिश्यू लेते हैं, नेल स्क्रैपिंग या स्किन स्क्रैपिंग लेके उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं, कहीं उसके साथ साथ सोरियासिस के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन यानी कि टीनिया तो नहीं हो गया। फंगल इन्फेक्शन को टीनिया भी कहते हैं, तो ये रूल आउट करना होता है हमने स्किन और नेल स्क्रैपिंग लेके। साथ साथ में हम एक फैक्टर और कराते हैं, जिसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फैक्टर जो होता है, ये करा के हम, ये नेगेटिव रहता है इस पेशेंट में, सोरियासिस के पेशेंट में, तो ये भी करा सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंट ज़्यादातर हमारे पास जॉइंट पेन करके आते हैं और इनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो फैक्टर होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में हम इनमें एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे करा के हमें एक क्लिनिकल फीचर मिलता है जॉइंट्स का, जिसे कहते हैं पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी। पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी किसमें मिलती है? सोरियासिस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी सीन इन पेशेंट ऑफ सोरियासिस, ये एक्सरे का फीचर है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के हम पता कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सोरियासिस के पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करनी है हमको। सो जो उसकी मैनेजमेंट होती है, हमें इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो पहले जो होता है कि हम इसको टॉपिकल एजेंट्स देख के देखेंगे। कुछ टॉपिकल एजेंट्स होते हैं जो हमें स्किन पे लगाने होते हैं, टॉपिकल एजेंट्स। दूसरा होता है इनको अल्ट्रा वायलेट थेरेपी होती है, अल्ट्रा वायलेट थेरेपी। इसमें 2 तरह की होती है अल्ट्रा वायलेट थेरेपी। एक को कहते हैं फोटो कीमोथेरेपी, फोटो कीमोथेरेपी अल्ट्रा वायलेट ए एंड फोटो कीमोथेरेपी अल्ट्रा वायलेट बी। तो ये अल्ट्रा वायलेट थेरेपी भी देना होता है। और तीसरा आता है कि हम इसको सिस्टमिक एजेंट्स देते हैं, सिस्टमिक एजेंट्स, आईवी थेरेपी देना होता है इनको। और लास्ट में आता है कि हम टॉपिकल एजेंट्स को हम अल्ट्रा वायलेट के साथ थेरेपी के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये भी एक थेरेपी होती है, कहते हैं इंटेंसिव ट्रीटमेंट, इसको कहते हैं इंटेंसिव ट्रीटमेंट, जिसमें हम 2 चीज़ें कंबाइन करते हैं, एक तो टॉपिकल एजेंट कंबाइन करेंगे, साथ में अल्ट्रा वायलेट थेरेपी। तो जो टॉपिकल एजेंट्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास टार है, टार है, इसके साथ साथ हमारे पास स्टीरॉइड्स हैं टॉपिकली जो लगा सकते हैं। उसके बाद टॉपिकली आता है विटामिन D3 एनालॉग्स होते हैं, विटामिन D3 एनालॉग्स, विटामिन D3 एनालॉग्स, ये भी स्किन में लगा सकते हैं। उसके साथ साथ विटामिन D3 के अलावा हमारे पास कुछ और प्रिपरेशन होती हैं, जिसे कहते हैं हम डाईथ्रेनॉल प्रिपरेशन, थ्रेनॉल प्रिपरेशंस, ये भी स्किन में लगा सकते हैं। और उसके बाद हम सिस्टमिक एजेंट्स की बात करें तो हमें सिस्टमिक एजेंट्स में हमारे पास आता है, जैसे रेटिनॉइड्स आते हैं, रेटिनॉइड्स में हमारे पास आता है टेजारोटीन, उसके बाद इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स आते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स जैसे कि हो गया हमारे पास साइक्लोस्पोरिन। उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल्स आते हैं, जैसे कि इनफ्लिक्सीमैब, तो ये सिस्टमिक एजेंट्स रहते हैं। तो अब थोड़ा सा कोल टार प्रिपरेशंस की बात कर लेते हैं। कोल टार जो टार प्रिपरेशन होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो हम टार की बात करते हैं अभी। टार में हमारे पास आता है, ये टार को हम कोल टार प्रिपरेशन जो होती है, कोल टार प्रिपरेशन को हम किरेटोलिटिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड होता है, किरेटोलिटिक सैलिसिलिक एसिड 3 to 5% की ऑइंटमेंट रहती है, 3 to 5% की ऑइंटमेंट। सो कोल टार को हम इस कैरेटोलिटिक एजेंट जो होता है सैलिसिलिक एसिड को कंबाइन करके हम ऑइंटमेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं स्किन में, सोरियासिस की पेशेंट में। इसके अलावा एक क्रीम और आती है जो हमने पहले बात किया था, डाईथ्रेनोल, इसका 0.1% क्रीम आता है, 0.1%, जो हम लोकली लगा सकते हैं। ये एक्ट करता है, ये डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस, तो ये इसका एक्शन है। इसके बाद एक चीज़ और होता है, जैसे कि स्टीरॉइड की ऑइंटमेंट्स भी होती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट हम लोकली देते हैं ज़्यादातर, सिस्टमिक ज़्यादा देते नहीं हैं, लोकली लगाना होता है। स्टीरॉइड्स की ऑइंटमेंट्स आती हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद हमने बात किया था फोटोथेरेपी का, फोटो कीमोथेरेपी का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो
फोटो कीमोथेरेपी अल्ट्रावायलेट ए। अब जो इसमें जो पी होता है उसकी फुल फॉर्म रहती है सोरालेन, जो हमने ओरली लेना होता है। ये रहता है सोरालेन, सोरालेन, इसको हमने ओरली लेना होता है, सोरालेन ओरली लेना है। और जो यूवीए स्टैंड फॉर अल्ट्रावायलेट, जिसकी वेवलेंथ है, ये अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ जो ए में रहती है, इसकी वेवलेंथ रहती है 320 टू 400 नैनोमीटर, 320 टू 400 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ रहती है ए की। जो हम ओरल प्रिपरेशन देते हैं वो हमें 2 घंटे पहले देना होता है अल्ट्रावायलेट थेरेपी से। सो अगर पूवाई की बात करें तो पहले उसको सोरालेन खिलाना है, उसके 2 घंटे के बाद उसको अल्ट्रावायलेट ए देनी है, 2 घंटे के बाद। तो ये अल्ट्रावायलेट ए जो है वो इस वेवलेंथ की हमने इसको देनी होती है। पहले 2 घंटे पहले उसको सोरालेन खिलाना है, उसके बाद हमने ये फोटोथेरेपी देनी है 320 टू 400 नैनोमीटर की। और इसको टोटल हमने 2 से 5 बार या सिटिंग्स होती है इसकी फोटोथेरेपी की, 2 to 5 सिटिंग्स पर वीक, एक हफ्ते में 2 से 5 सिटिंग्स देनी होती है। और टोटल सिटिंग्स हमने जो इनमें देनी होती है, टोटल सिटिंग्स, टोटल ये थेरेपी कितने बारी देनी है, 10 से 20 सिटिंग्स। जब हम 10 से 20 सिटिंग देते हैं तो ये लीजन इसके ठीक हो जाते हैं। वैसे ही अल्ट्रावायलेट बी जो होता है, अल्ट्रावायलेट बी जो होता है उसकी, अल्ट्रावायलेट बी जो होता है वो विंटर सीजन में ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और उसकी वेवलेंथ रहती है 290 टू 320 नैनोमीटर। तो ये विंटर में यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट बी। इसके बाद फोटो कीमोथेरेपी के बाद एक चीज़ और होता है हमारे पास, टॉपिकली रेटिनाइट प्रिपरेशन आती हैं, रेटिनाइट एसिड की प्रिपरेशन आती है, रेटिनाइक एसिड डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन आती है जो 0.05 टू 0.1%। सो हम रेटिनाइक एसिड की प्रिपरेशन भी दे सकते हैं जो लोकल लीजन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। इसके बाद कुछ रेजीम्स आती हैं जिसमें हम टार और डाइथ्रेनॉल को कंबाइन करके देते हैं। सो अभी हम रेजीम देखेंगे EF, कौन कौन सी रेजीम्स आती है जो दे सकते हैं सोरियासिस के पेशेंट में। तो 2 तरह की रेजीम्स होती है, एक होता है इनग्राम रेजीम और दूसरी होती है गोकरमैन रेजीम। सो इनका नाम याद रखना है सोरियासिस में, इनग्राम रेजीम और गोकरमैन रेजीम किस कंडीशन में यूज होती है, सोरियासिस में। तो इनग्राम रेजीम में क्या होता है, इसमें हमने इन दोनों में हमने अल्ट्रावायलेट बी यूज़ करनी है, अल्ट्रावायलेट बी यूज़ करनी है। इनग्राम में हम अल्ट्रावायलेट बी के साथ साथ हम स्किन में डाइथ्रेनॉल देते हैं लगाने को, डाइथ्रेनॉल। और गोकरमैन रेजीम में हमने टार इसके साथ ज्वाइन करना है अल्ट्रावायलेट के साथ। सो ये 2 रेजीम्स हैं जो हम सोरियासिस में यूज़ करते हैं, इनग्राम एंड गोकरमैन। इसके बाद अगर किसी को इरिथ्रोडर्मिक फॉर्म का सोरियासिस है उसमें मिथोट्रेक्सेट का बहुत अच्छा यूज़ है। सो मिथोट्रेक्सेट भी यूज़ कर सकते हैं हम। मिथोट्रेक्सेट ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर सवियर एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, जिसमें एरिथ्रोडर्मा होता है उसमें मिथोट्रेक्सेट यूज़ करते हैं। या फिर मिथोट्रेक्सेट का एक यूज़ और है, अगर आर्थ्रोपैथी हो रहा है तब भी यूज़ करते हैं आर्थ्रोपैथी में, और दूसरा रिफ्रैक्टरी केसेस में। सो एरिथ्रोडर्मिक फॉर्म आर्थ्रोपैथी और रिफ्रैक्टरी केसेस में मिथोट्रेक्सेट का यूज़ है। और मिथोट्रेक्सेट को हम वीकली एक बार देना होता है और डोज रहता है 5 mg वीकली। इसके साथ साथ हम फोलिक एसिड भी देते हैं मिथोट्रेक्सेट के साथ, और उसका डोज भी 5 mg रहता है और वो भी वीकली देना होता है, और इसको हमने जिस दिन मिथोट्रेक्सेट देना हो उस दिन हमने फोलिक एसिड नहीं देना है, एक्सेप्ट द डे ऑफ मिथोट्रेक्सेट। जिस दिन मिथोट्रेक्सेट देना है उस दिन फोलिक एसिड नहीं देना है। सो मिथोट्रेक्सेट भी हम यूज़ कर सकते हैं सिवियर फॉर्म में। इसके बाद और चीज़ें होती है विटामिन डी एनालॉग जो स्किन में दे सकते हैं लगाने को, जैसे कि काल्सीपोट्रोल, ये विटामिन D3 एनालॉग है, इसको हमने सुबह शाम लगाने को कहते हैं काल्सीपोट्रोल, और इसका मैक्सिमम डोज रहता है 100 ग्राम पर वीक। ये काल्सीपोट्रोल विटामिन डी एनालॉग है, ये दे सकते हैं। उसके बाद और भी रहते हैं विटामिन डी एनालॉग जैसे कि काल्सीट्रोल, और एक और होता है काल्सीट्रोल और टाकाल्सीटोल, ये खाने को दे सकते हैं काल्सीट्रोल, टाकाल्सीटोल, और साथ साथ में काल्सीपोट्रोल भी। इसके अलावा हम अगर किसी को पेन ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए एनसाइड्स हैं, पेन के लिए, पेन अगर मैनेज करना है तो हम एनसाइड्स दे सकते हैं, जैसे कि डिक्लोफिनेक हो गया, एसिक्लोफिनेक हो गया। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो इसमें नेल सोरियासिस होता है वो ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंस होता है, नेल सोरियासिस को ट्रीट करना मुश्किल होता है, रेसिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, तो इसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है नेल सोरियासिस को। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसकी मैनेजमेंट के लिए। अब रेजिस्टेंट केसेस में हम मिथोट्रेक्सेट के अलावा और भी ड्रग यूज़ कर सकते हैं रेजिस्टेंट केसेस में। सो अभी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंट केसेस में मिथोट्रेक्सेट के अलावा और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर आ गया है तो नई ट्रीटमेंट से रिजॉल्व हो रहे हैं हम सोरियासिस के लीजन, तो हम उसको साइक्लोस्पोरिन ए दे सकते हैं रेजिस्टेंट केसेस में, साइक्लोस्पोरिन ए। इसके अलावा हमारे पास आता है माइकोफिनोलेट। उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोक्सी यूरिया या फिर एसिट्रिटिनिन, या फिर एक ड्रग और होता है जिसे कहते हैं हम
हाइड्रोक्सी कार्बामाइड। इसके बाद न्यू ड्रग्स कौन कौन से हैं जो हम सोरियासिस में यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग टॉपिक्स हैं न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग जो दे सकते हैं हम, उसमें बायोलॉजिक्स आते हैं, जैसे कि TNF अल्फा इनिबिटर्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनिबिटर्स। इसमें हमारे पास आता है जैसे इन्फ्लिक्सीमैब। इसके बाद आता है हमारे पास इटानरसेप्ट। और भी ड्रग्स आते हैं जैसे कि अडालीमुमाब, और एक ड्रग और आता है जिसे कहते हैं उस्तिकीनुमाब। तो ये कुछ नए ड्रग्स हैं जो आजकल सीवियर केसेस में यूज़ किए जा रहे हैं।